प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पूरा हल जानेंगे। साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सब जो हैं वो पूरा हल बताएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अभी बोर्ड परीक्षा होनी है, तो उसमें ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आपको सीख लेना चाहिए। और जिन राज्यों में अभी परीक्षा नहीं हुई है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो पढ़ लें, क्योंकि सभी जगह का सिलेबस एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ही है, तो सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। यहाँ देखिए, हो सकता है आपका ये सेट हो, तो आप बताइएगा कि कितना आपने सही किया है। इस सेट का क्रमांक है, ठीक है। यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें लिखा है एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और जब इसे लघुपथित कर देते हैं, है ना, तब वह 2 एम्पियर की धारा देती है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, लघुपथित कर दिए यानी उसके प्लस माइनस का आपने कनेक्शन कर दिया है ना, तो वहाँ पर लघुपथित करने की स्थिति में क्या हो जाता है कि जो विभवांतर होता है वो शून्य हो जाता है। तो मैं बताऊं कि ये जो सूत्र होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का कि R बराबर E माइनस वी बटे आई, तो E क्या हो गया, विद्युत वाहक बल, और V क्या हुआ, विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल तो 2 वोल्ट है, तो E का मान हो गया 2, और लघुपथित कर दिया गया है तो इसलिए विभवांतर हो गया 0, और धारा कितनी देता है, 4 एम्पियर, तो I का मान हो गया 4। अब देखिए कितना सरल हो गया ये क्वेश्चन। 2/4 यानी 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 का मान 0.5 और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो इसका क्या आ गया, आप समझ गए, इसका पहला ही उत्तर सही है ना, यानी 0.5 ओम। अब फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, 2 आवेशित वस्तुओं को एक चालकता से जोड़ने पर उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो क्या होगा, तो उनमें क्या समान होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, विभव समान होगा, क्योंकि धारा तभी प्रवाहित होती है जब विभव में अंतर होता है, एक प्लस और एक माइनस, या एक का विभव ज़्यादा एक का कम दूसरे सिरे का, तभी धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है यानी विभव समान है, ठीक है ना। मैं व्याख्या सहित बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आते जाए क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है इसका सी, ठीक है। सी में लिखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका पी है वाले द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो प्यारे विद्यार्थी, सूत्र ये व्यंजक है, आपने किया होगा, इसका आंसर आता है ये -PE cos थीटा, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के साथ साथ चैप्टर वाइज फिजिक्स के वीडियो भी उपलब्ध है, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो उपलब्ध है। फिर अब यहाँ पर देखिएगा डी नंबर का क्वेश्चन है ना। डी नंबर के क्वेश्चन में लिखा परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। तो परमाणु क्रमांक प्रायः इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप समझते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो इसमें सीधी सी बात है, इसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से तात्पर्य है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब ये ई नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, ठीक है। तो यदि ये न्यूमेरिकल है तो इसको डायरेक्ट हम उत्तर बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रथम उत्तेजन ऊर्जा ई का मान कितना हो गया, ई का मान होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इसका गुणा कर देंगे तो जूल में आ गया, तो ई का मान हो गया। अब बेसिक जो सूत्र होता है E बराबर hc बटे लैम्डा, h प्लांक नियतांक, c प्रकाश की चाल और लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो आपको लैम्डा का ही मान ज्ञात करना है ना, तरंग दैर्ध्य कितनी होगी पूछा ये, तो लैम्डा का यहाँ पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो E का मान बटे में आ गया, यानी सूत्र बन जाएगा लैम्डा बराबर hc बटे E, कैपिटल E। तो यहाँ पर देखिएगा h यानी प्लांक नियतांक का मान रख दिया आपने, ये h का मान होता है 6.6 6.6 गुणित 10⁻⁻34 h का मान हो गया, और c का मान प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ठीक है। और e का जो आपने ये मान निकाला है ये पूरा यहाँ पर ये लिख दिया गया। अब जब इसको हम हल करेंगे, हल करने में थोड़ी समय लग जाएगा, तो इसको हल कर लीजिएगा आप, आएगा 1.215 × 10⁻⁷ मीटर, और मिष्टांक में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1215
आर्मस्ट्रांग, यानी इसका आंसर आएगा, पहला ही आंसर आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों F नंबर का देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है। लिखा है बोर कक्षा की त्रिज्या में अनुपात होता है। ये भी बिल्कुल न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। बोर कक्षा की त्रिज्या में जो संबंध होता है पहली दूसरी क्रमागत कक्षाओं में, इस प्रकार होता है कि एनवी कक्षा की त्रिज्या यानी आर एन बराबर, एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन बराबर एन स्क्वायर इंटू आर वन। ठीक है ना। अब यहाँ पर n का मान हो गया, जैसे पहली कक्षा में तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 रखेंगे। तो आपको पहली कक्षा निकालना है ना, पहली कक्षा में, तो यहाँ पूरा लिखिएगा। पहली कक्षा के लिए n इक्वल टू 1, तो n का मान यहाँ 1 रखे, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, R1 तो R1 ही रहेगा। एक का वर्ग एक ही आएगा, तो R1 इक्वल टू R1 हो गया। अब दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पूरा लिखिएगा सेंटेंस। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2, तो n का मान यहाँ पर 2 रखे, तो यहाँ भी 2 रखेंगे, और R1 तो रहेगा, तो 2 का वर्ग हो गया तो 4 हो गया, 4R1 यानी R2 बराबर 4R1। तीसरी कक्षा के लिए n का मान क्या हो जाएगा, तीसरी कक्षा के लिए n का मान ये देखिएगा, पूरा शायद दिख ना रहा होगा तो आप देख लीजिए। तीसरी कक्षा के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखे, और R1 तो रहेगा, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, यानी R3 बराबर कितना हो गया, 9R1। अब तीनों में अनुपात पूछा है, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो तीनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना निकला है, पहला R1, R2 का मान कितना निकला है, 4R1, ये हो गया, और R3 का मान कितना निकला है, 9R1। R1 सब में है इसलिए भाग दे दिए, तो आ गया 1 4 9, यानी 1:4:9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो गया ये तीसरे नंबर का। ठीक है ना, किसका, ये F नंबर का क्वेश्चन पूरा ये हो गया, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लिखा हुआ समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबित होती है। क्योंकि तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ से बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबित बाहर की ओर निकलती है, और बल रेखा के जो डायरेक्शन होता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो इसमें अभिलंबित आएगा, है ना। मैं व्याख्या सहित इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब ये देखिएगा, इसमें बी नंबर का जो क्वेश्चन है, संट धारामापी की खाली स्थान को कम करता है, तो सुग्राहिता को, क्योंकि क्या होता है जब संट लगा देते हैं, कैसे संट मतलब धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं संट, तो अमीटर में बदल जाता है। तो ऐसा करने से सुग्राहिता क्यों कम हो जाती, क्योंकि धारा का कुछ भाग आखिरकार संट से होकर प्रवाहित तो होगा, तो इसलिए अगर बहुत ही अल्प धारा प्रवाहित हो रही तो उसको अच्छे से नाप नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कुछ भाग संट से होकर के बाईपास हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के सुग्राहिता कम कर देता है ना, संट लगाने से। फिर ये देखिएगा, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम कर दें, आंतरिक प्रतिरोध को घटा दें स्मॉल आर को, तो टर्मिनल जो दोनों टर्मिनल है उसके बीच विभवांतर क्या होगा, तो देखिए विभवांतर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर E माइनस आई आर। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, आंतरिक प्रतिरोध को कम कर दो, यानी स्मॉल आर का मान कम कर दें। इसका मान कम करेंगे तो ये पूरा मान घट जाएगा, यानी कि E में बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो फलस्वरूप V का मान बढ़ जाएगा ना, तो विभवांतर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हुआ इसका रीज़न। अब प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो मिल सके। देखिए मैं एक एक प्रश्न आपको समझा करके बता रहा हूँ। प्रेरण प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो और प्रतिरोध, सभी का मात्रक ओम ही होता है, नो कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर ऐसा ही मात्रक ओम आएगा। ठीक है, फिर प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा होती हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। हमने इनकी याद करने की पूरा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को कैसे याद करें इसके ट्रिक बताए थे हमने बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में, वीडियो देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य। ठीक है ना, सत्य असत्य में यहाँ पर देखिएगा सत्य असत्य शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन परमाणु की मूल कक्षा की त्रिज्या कितनी होती, तो 0.53 आर्मस्ट्रांग, ये सत्य है,
ये कथन सत्य इतनी ही होती है। फिर इसमें बी नंबर का क्वेश्चन है, बोर मॉडल के अनुसार परमाणु में उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक होती है। अब भाई ये तो जो फिजिक्स नहीं भी पढ़ा वो बता देगा। उच्च कक्षा देखिए, ये नाभिक हो गया, इसकी ये पहली कक्षा पास वाली कक्षा है ना, ये उससे ज़्यादा उच्च कक्षा। अब बताइए किसी कॉमन व्यक्ति से पूछूं कि इसको एक राउंड घूमने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो इसकी चाल कम होगी, और यहाँ अगर घूमेगा उच्च कक्षा में तो उतने ही समय ये राउंड पूरा लगाएगा अगर चक्कर, तो इलेक्ट्रॉन की चाल तो नियत कर यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ाना ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की चाल, क्योंकि इसको दूरी बढ़ाना पड़ेगा ना। उतनी ही टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, जितनी टाइम में यहाँ घूम रहा था उतनी टाइम में एक राउंड यहाँ लगाएगा। तो सीधी सी बात है, उच्च कक्षा में अगर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की चाल अधिक ही होगी। कॉमन सेंस की बात है, कथन सत्य है। फिर इसके बाद देखते हैं डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। भाई डी ब्रॉगली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे है लिखा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है ना, तो ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। फिर इसमें लिखा ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे है, नहीं, ये कथन भी अच्छा इसमें थोड़ी सॉरी इसमें ऐसा लिखा है ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं, खुद उसने बोला कि नहीं है, तो नहीं है तो कथन आ जाएगा सत्य। ठीक है ना, सत्य। असल में क्या होता है, ध्वनि तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ठीक है, फिर ऐसा ही देखिएगा, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। प्यारे विद्यार्थी, उल्टा बोल दिया गया है ना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा ये सही है, सत्य है, तीसरा सी नंबर का असत्य, और चौथा सही सत्य है चौथा, और पांचवा फिर असत्य है। तो ये सत्य असत्य हो गए। कमेंट करके बताइएगा आप कितने सही किए हैं। फिर सही यहाँ पर देखिएगा सही जोड़ी है। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्या है, हमने यहाँ से इसी के सामने उत्तर लिख दिया है। लॉरेंज बल F बराबर QBB साइन थीटा, डेरिवेशन ही है। फिर बायोसेवर्ट का नियम, ये कोई पूछने की बात नहीं, बहुत सही जोड़ी थी। DV बराबर μ0 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, इसमें पांचवा आएगा ये वाला μ0 NI बटे 2R। ठीक है, फिर प्यारे विद्यार्थी ये जो सही जोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें डी नंबर का, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सूत्र होता है कायदे अनुसार ये होता है, देखिए μ0 बटे 4 पाई 2I बटे A होता है, तो यहाँ पर तो ये लिखा नहीं है ना, ये उसमें लागू हो गया, तो ये इसकी जोड़ी हम ये मान करके चल रहे हैं, यद्यपि मिस्टेक है। इसको अगर काट भी दें 2 से, 2 एकम 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 पाई करेंगे तो इस टाइप से बनना चाहिए था, μ0 I बटे 2 पाई A ऐसा बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर ई नंबर का सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये इसमें ये आ जाएगा तीसरे नंबर का m बराबर 1 + d बटे f। ठीक है, फिर दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये अभिदर्शक की फोकस दूरी बटे ई यानी नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, FO बटे FE। ठीक, तो ये हो गया क्या, सही जोड़ी। ठीक है ना। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति को दर्शाती, क्वांटम प्रकृति को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम प्रकृति को दर्शाता है, क्वांटम प्रकृति को, है ना, प्रकाश की। फिर है देहली आवृत्ति, क्या है, परिभाषा याद हो गई होगी आपको। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति होती है कि जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह में जब आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता, यानी इससे कम आवृत्ति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इस प्रकार से परिभाषा बोल सकते हो, है ना, देहली आवृत्ति की हो गई। फिर इसमें लिखा कौन सी प्रकाश किरण लेंस से बिना विचलित हुए निकलती है। तो जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र आप जानते होंगे लेंस का, जो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, फिर ऐसे करके बीच में, और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट आता है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है, फिर इसमें है यहाँ पर
कि किस दर्पण से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और कब, ये भी पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थी, एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा, याद आया होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों, है ना। तो अवतल दर्पण का, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है, आभासी प्राप्त होता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा इसका उत्तर कि अवतल दर्पण से। किस दर्पण में प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण से। और कब? जब वस्तु कहाँ रखी जाए? ध्रुव व फोकस के बीच। तो इसका उत्तर लिखेंगे अवतल दर्पण से, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है। फिर इसमें ई नंबर का है, एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य 1 आर्मस्ट्रांग है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो ये होगा इसके आपके एक शब्द वाले उत्तर। अब देखते हैं यहाँ पर 2-2 अंक वाले क्वेश्चन। जैसे समविभव पृष्ठ की विशेषता लिखी, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आप प्राय कर ही लिए होंगे और आप वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने वीडियो में पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी न्यूमेरिकल बता दूं। जो 2 नंबर में आया था कि इसी सुचालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके किसी बिंदु से प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सरल न्यूमेरिकल है। देखिए, विद्युत धारा का सूत्र होता है I = Q/T। थोड़ी सा छोटा लिखा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर कम है ना। अलग से पेज में फिर समझ में नहीं आता ना। I = Q/T। क्वेश्चन यहीं से ही देखने में आसानी जाती है, असल में ऐसे इसलिए किया है। तो I = Q/T। अब Q बराबर हो क्या होता है? Ne, है ना। Q बराबर क्या होता है? Ne। क्वांटम अब इसके क्वांटीकरण सिद्धांत से Q = Ne। ठीक है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और T क्या है यहाँ पर? समय। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो N का मान निकालना है। तो कैसा पक्षांतर करेंगे? N को यहीं लिख रहेंगे, T को तिर्यक गुणा कर देंगे तो I × T और E का नीचे पक्षांतर कर देंगे तो सूत्र N का ऐसा बन जाएगा। इससे N का सूत्र ये बन जाएगा। अब इसमें मान भर दीजिए आप सब कुछ इसमें से पढ़ करके। I का मान कितना है? 1 एम्पियर, 1 भर दिया I का मान। और T बराबर कितना है? T कितना है यहाँ पर देखिएगा, प्रति सेकंड, यानी सेकंड। T का मान है 1 सेकंड, T बराबर भी 1। और E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश? 1.6 × 10⁻⁻⁹। ठीक है। अब इसका आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो फाइनली इतना आ जाएगा, 6.25 × 10⁸ इतना आएगा। इसके आगे की स्टेप ये, फिर फाइनली ये आएगा। कैलकुलेशन आप समझ सकते कैसे हुआ होगा। घातांक को बैलेंस कराना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ असल में कि यहाँ से अपन ने ये देखिए 10⁻19 है तो एक 10 इसमें से कम करके ऊपर घात बढ़ा दिए तो 10 हो गया। अब 10 में 1.6 का भाग देंगे या इसको 100 बना करके भी कर सकते हो। कुल मिला कैलकुलेशन की ढेर सारी विधि हैं, वो आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये इसका था कि एक तार में 1 एम्पियर, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। कितना? 30 कूलाम। 1 मिनट में कितना? 30 कूलाम। तो तार में धारा का मान देखिए कितना सरल। I बराबर क्या होता है? यही सूत्र लगाएं, Q/T। तो Q का I = Q/T। तो यहाँ पर देखिए कितना कूलाम? 30 कूलाम। तो Q का मान हो गया 30। अच्छा, अब यहाँ 1 मिनट में, तो T का मान होगा 1 मिनट। तो लेकिन मिनट तो ऐसा ही मात्रक नहीं है ना, सेकेंड बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी T का मान हो गया 60। अब 0 से 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 6, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। कितना सरल सवाल, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम का गणितीय रूप इम्पॉर्टेंट है वार्षिक के लिए भी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम, जो मैं इम्पोर्टेंट बताया था सभी उससे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। थोड़ी सा लगता है कठिन है लेकिन बहुत सरल है ये भी, कि यदि किसी कुंडली में एक धारा जो प्रवाहित हो रही, धारा का मान 1 एम्पियर से 0 मिलीसेकेंड, फिर से पढ़ूं अच्छे समझिएगा शब्द, कि यदि किसी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पियर से 0 तक, 1 एम्पियर से 0 तक, ठीक है ना, यानी धारा की पहली स्थिति 1 एम्पियर, अंतिम स्थिति 0 एम्पियर, ऐसा तक कितने टाइम में? 1 मिलीसेकेंड में घटने पर विद्युत जो उसका विद्युत वाहक बल है
वो कितना है 4 वोल्ट विपरीत उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली का क्या ज्ञात करना, स्वपेरकत्व। आप स्वपेरकत्व, तो स्वपेरकत्व का जो सूत्र होता है फैराडे के नियम से, ये देखिए क्या होता है, E बराबर विद्युत वाहक बल का सूत्र फैराडे के नियम से E बराबर -L/dI/dt। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर L का मान ज्ञात करना है, इस L का मान ज्ञात करना है। तो DI निकाल लीजिए, DT निकाल लीजिए। तो देखिए DI कैसे निकलेगा, यहाँ पर समझें DI कैसे निकलेगा। DI यानी धारा परिवर्तन, तो कहा है ना 1 एम्पियर से शून्य, तो I1 - I2, तो I1 यानी पहली पोजीशन में धारा 1, अंतिम पोजीशन 0 तक है ना, तो I2 का मान 0, तो 1 में से 0 गया तो 1 है, यानी DI का मान हो गया 1। अब DT का मान कितना है, कितने टाइम पीरियड पर करना है, 1 मिलीसेकेंड, तो DT यानी 1 मिलीसेकेंड। मिलीसेकेंड को आपको सेकेंड में लाने के लिए 10⁻³ का गुणा करेंगे, तो ये सेकेंड में आ गया। तो आपको मिल गया DI मिल गया, DT मिल गया। E का मान देखिएगा 4 वोल्ट है, लेकिन विपरीत दिशा में है, तो -4 हो जाएगा, -4। अब ये सब मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना, यहाँ पर रख देना है। किन किन के मान रख देना है, ये देखिए E का मान, विद्युत वाहक बल E का मान कितना है, 4, -4, ठीक है। L का मान नहीं मालूम, ऐसे ही लिखे रहते, -L ज्ञात करना है। DI का मान कितना हुआ, 1 हुआ है ना, DI का मान हमने बताया था, DI का मान 1 हुआ, तो DI का मान यहाँ पर 1 रख दिए, ठीक है। DT का मान कितना है, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³। अब ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। अब नीचे की संख्या का तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 1 का 4 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4 और 10⁻³ तो L का मान हो गया, कितना हो जाएगा, L का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए फिर से समझ जाए, इसका गुणा इसमें हो गया ना, तिर्यक गुणा ये, तो 4 एकम 4 10⁻³ हेनरी, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसके बाद है यहाँ पर ये नेक्स्ट इसका अथवा है कि 0.4 मिली हेनरी स्वपेरकत्व वाली कुंडली में प्रवाहित धारा 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, वही सूत्र लगना है जो अभी आपने लगाया था, ठीक है। यहाँ पर देखें क्या क्या दिया हुआ है, L का मान, स्वपेरकत्व का मान दिया है, L का मान है 0.4 mH, 0.4 mH ये, तो मिली हेनरी को आपको काय बदल लेना है, हेनरी में, तो 10⁻³ का गुणा कर देंगे तो मिली हेनरी से हेनरी में बदल गया ये, ठीक है। और DT यानी टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड दिया है सवाल में, कितना दिया है 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड हो गया ये। और DI यानी धारा परिवर्तन, तो लिखा एक कितना हुआ धारा, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर परिवर्तन कर रहे हैं, तो अंतिम स्थिति यहाँ पर 1 एम्पियर है, प्रारंभिक की स्थिति नहीं दी गई तो 0 मानेंगे, तो यानी I1 का मान 0, I2 का मान कितना 1, 0 में से 1 गया, ऋण 1 बचा, तो DI का मान हो गया ऋण 1। अब इस सूत्र पर मान भर दीजिए, यहाँ पर ये जो सूत्र दिख रहा है इसमें E बराबर -L/dI/dt, तो यहाँ देखिए L का मान कितना 0.4, 0.4 × 10⁻³ ये L का मान हो गया, और DI का मान ऋण 1 निकाले थे, और DT का मान कितना है, DT का मान कितना निकाले 0.1। अब पॉइंट एक अंक बाद यहाँ भी, एक अंक बाद यहाँ भी, तो अपने आप पॉइंट कट गए दशमलव, समझ लीजिए, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ 4 बचा, और 10⁻³ 4 × 10⁻³ और ये विद्युत वाहक बल है, तो इसलिए इसका मात्रक वोल्ट। तो इस प्रकार से हमने ये वाला आपको न्यूमेरिकल आपको बताया। अब फिर इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रांतिक कोण वाला क्वेश्चन भी आ जाता है ना, क्रांतिक कोण माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन का कारण क्या है, क्योंकि चाल बदल जाती है ना माध्यम चेंज होने से। फिर बोर परमाणु मॉडल की कमियां लिखना,
रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा अस्थायी होती है, क्यों? ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयार करना। वार्षिक परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की उम्मीद है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, तापानिक उत्सर्जन के में प्रयुक्त होने वाली धातु में कौन से गुण होना चाहिए? कार्यफलन अधिक होना चाहिए उसका, है ना, ये मालूम होगा आपको, सभी पढ़े होंगे। फिर प्रकाश विद्युत प्रवाह, किरचॉफ का नियम, धारा वितरण संबंधी, अनुगमन वेग धारा में संबंध कितना सरल है, वायु सेवट का नियम, इसका गणितीय रूप। फिर एन फेरों वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ज्ञात करना। सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आए थे, है ना, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिएगा 15वां क्वेश्चन क्या कहा? विद्युत चुम्बकीय तरंग, इनकी विशेषताएं। फिर पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र, वो आप जानते हैं ना, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, फिर कोष्टक के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाले सूत्र के निगमन की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल, ये इसका भी हल हम बता देते। 6000 आर्मस्ट्रांग तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा एवं संवेग ज्ञात कीजिए। इसमें अच्छा है, प्लांक नियतांक h का मान खुद दे दिया यहाँ पर, और प्रकाश की चाल c का मान खुद दे दिया, यानी h और c का मान पूरा आ गया। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, लैम्डा का मान कितना दिया है? 6000, लैम्डा का मान ये दिया है 6000 आर्मस्ट्रांग, तो इसको काय में बदलना? मीटर में, तो 10 की घात माइनस 10 का गुणा कर देंगे तो ये काय में आ जाएगा? मीटर में। अब थोड़ी यहाँ पर देखें, 1 2 3 शून्य है ना, 3 शून्य है, तो यहाँ पर 10 की घात प्लस 3, 6 गुणित 10 की घात प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 10 है, तो घातें गुणा करने पर जोड़ती हैं, लेकिन प्लस माइनस की तो इसलिए घट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा? 10 की घात माइनस 7, यानी 6 गुणित 10 की घात माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब फोटान की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर hc बटे लैम्डा। अब यहाँ मान भर दीजिए, फटाफट उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, h का मान कितना निकाला आपने? 6 h का मान कितना निकला हुआ है? h का मान दिया है सवाल में, सॉरी, h का मान दिया है, ये दिया है 6.6 गुणित 10 की घात माइनस 34, ये आपने भर दिया यहाँ पर मान। और c का मान भी दिया है 3 गुणित 10 की घात 8, है ना, और लैम्डा का मान आपने ये निकाला है, ये भर दिए। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन होगा? बस हल करना है। यहाँ देखिए, 3 एकम 3 3 6 2 आया, 2 से इसको काट दिए, 2 3 6 2 3 6 पॉइंट यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब घातें मिलाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 3.3 और 10 की घात माइनस 34, है ना। अब यहाँ पर ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस होकर के इसमें जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 15 हुआ। आप गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, लेकिन प्लस माइनस के कारण घट गई, तो 10 की घात माइनस 19, और ये जो कहते हैं जूल, तो ये ई का मान आ गया। अब संवेग निकालना है, तो संवेग का सूत्र होता है P बराबर h बटे लैम्डा। तो h का मान तो दिया था सवाल में, उठा करके ये भर दिए। लैम्डा का मान जो आपने अभी जो शुरू में किया था, ये लैम्डा का मान है, तो लैम्डा का मान यहाँ पर भर दिए ये। अब इसको हल कर देना है, तो हल करने के लिए 6 से काट दिए, 6 कम 6 6 कम 6, 0.1 बीच में लगा दिए, एक अंक बाद था। अब इसको हल करना है, तो ये घात ऊपर गई तो प्लस में हो गई, और ये माइनस में, तो प्लस माइनस की घट जाएंगे, तो माइनस 27 बचेगा, तो उत्तर आ जाएगा 1.1 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये संवेग हो गया। ठीक है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए, थोड़ी वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका अथवा ये है ना, ये अथवा पूरा इस टाइप से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आगे बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस प्रमेय, है ना, गॉस नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। कितने सरल प्रश्न आए, सिलेक्टेड, सरल यानी कहने से सिलेक्टेड प्रश्न आए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक, फिर LCR परिपथ आ गया है, ये तो हर बिल्कुल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर ट्रांसफार्मर आ गया। क्या चाहिए, इतना सुंदर पेपर आया है, यानी एक भी प्रश्न आलतू फालतू के नहीं है। इस प्रश्न पत्र को आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा वार्षिक परीक्षा के लिए। फिर इसमें अवतल पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठ के से अपवर्तन सूत्र है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये भी आ चुका है। अब इसमें लिखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इत्यादि हेतु व्यंजक। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, ये दो हुए, और एक दूरदर्शी में पार्थिव और गैलीलियो का भी आप कर सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में सरल और संयुक्त में से एक तो पक्का आता ही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो क्वेश्चन है तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर हाइगन के तरंग सिद्धांत है, ये को वाला क्वेश्चन, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर आप परावर्तन के नियम को सिद्ध कीजिए। ये थोड़ी सा क्वेश्चन है सरल, पर ये थोड़ी सा कुछ लंबा सा है, तो ये बस क्वेश्चन थोड़ी सी लगे। बाकी आपको इस साल की पेपर में अब जो पिछले साल से चालू हो गए हैं इसमें आने लगे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए आप इनका अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। 12th है फिजिक्स प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें हमने आंकिक क्वेश्चन के 2 वीडियो करा कर रखे हैं, उसमें हमने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। 1-1 अंक वाले क्वेश्चन पूरी फिजिक्स से समझाए हैं, 2-2 अंक वाले क्वेश्चनों के वीडियो समझाए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट पर देखिएगा, बहुत उपयोगी वीडियो मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सफल हो, हमारा यही प्रयास है। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारी मेहनत सफल होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो पर। बाय, जय हिंद।